जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान डिपो में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पार्ट 3 है ये वीडियो आज का। YCT पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स क्वेश्चन है आंसर सीरीज का आज ये नेशनल इवेंट का पार्ट 3 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी? तो ये हुई थी तवांग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, भारत चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी 9 दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत व चीन के सैनिकों के मध्य। यह घटना अरुणाचल प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिले तवांग के वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के समीप हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कई सैनिक घायल हुए। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व जून 2020 में, याद रखिए, लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के मध्य हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान जो है वीरगति को प्राप्त हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 42 नवंबर 2022 में 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इस मेले का फोकस राज्य कौन था? तो इसके फोकस राज्य थे उत्तर प्रदेश तथा केरल। ठीक है, देखिए 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022, अवधि क्या थी? 14 से 27 नवंबर। कौन था आयोजक? ITPO, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। उत्तर प्रदेश और केरल इसके फोकस राज्य थे। भागीदार राज्य थे महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड। ये सभी देश थे जिन्होंने इसमें ये शामिल हुए थे, 12 देश। ये आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 41 देखिए। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नाड प्रभु केम्पगौड़ा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो ये किया बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में। देखिए, श्री नाड प्रभु केम्पगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बेंगलोर में किया गया। इसको नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। प्रतिमा की ऊंचाई है 108 फीट। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, केम्पगौड़ा 1510 से 1569 विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासक थे। केम्पगौड़ा ने वर्ष 1937 में बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी। अन्य प्रतिमा देख लीजिए जिनका अभी हाल फिलहाल में अनावरण किया गया है। उनमें है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी नाम दिया गया है BR अम्बेडकर जी की। ये जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया है हुसैन सागर लेक के किनारे हैदराबाद में। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी इसका नाम दिया गया है। और भगवान शिव की एक मूर्ति जिसे स्टैचू ऑफ बिलीफ या बिलीव नाम दिया गया है, ये कहाँ पर है? राजस्थान के नाथद्वारा में इसका भी उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 44 पे। नवंबर 2022 में जारी गतिशील भू जल संसाधन आकलन रिपोर्ट यानी डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या क्या है? पहला, देश की कुल वार्षिक भू जल निकासी कुल वार्षिक भू जल पुनर्भरण से अधिक है। देश में भू जल निकासी वर्ष 2004 के बाद सबसे कम है। तो इनमें कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं? तो क्वेश्चन भी है, केवल 2 क्या है? सही है। देखिए, पढ़ते हैं। गतिशील भू जल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2022 जारी की गई 9 नवंबर 2022 को। जारीकर्ता थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। रिपोर्ट तैयार की केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्यों के भूजल विभागों द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक है, ये बाकी आगे आप पढ़ लीजिएगा, इतना इसका डाटा का कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, देखिए 45वां, हाल ही में काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे किया गया, वाराणसी में। ठीक है, काशी तमिल संगमम का आयोजन कब किया गया? 17 से 16 दिसंबर
इस आयोजन स्थल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों सांस्कृतिक, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, सूचना और प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से। इसकी एजेंसी कौन कौन सी थी? बीएचयू और आईआईटी मद्रास के सहयोग से किया गया। मुख्य अतिथि थे नरेंद्र मोदी जी। समापन समारोह के मुख्य अतिथि थी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह। उद्देश्य क्या है? प्राचीन संस्कृतियों में से एक तमिल व काशी के विभिन्न पक्षों विशेषकर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, वास्तुकला, साहित्य, व्यापार, शिक्षा, कला, नृत्य, संगीत और भाषाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच तैयार करना। लगभग एक माह तक चले इस कार्यक्रम में तमिलनाडु और काशी के 1500 से अधिक कलाकार, 300 से अधिक विशिष्ट अतिथि तथा 75 विशेषज्ञ वक्ता शामिल हुए। इस कार्यक्रम को देखने बीएचयू परिसर में 2 लाख से अधिक लोग आए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने एक पुस्तक, ये इंपॉर्टेंट है, तिरुकुरल का 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ विमोचन किया। 40 नवंबर 2022 में तमिलनाडु में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP के लिए कार्य का आवंटन किया गया। इसे बनाने का प्रोजेक्ट किसे आवंटित किया गया? ठीक है, तो इसे दिया गया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को। ठीक है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। देखिए, आवंटन किसे किया गया है? RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को। कहाँ पर? चेन्नई, तमिलनाडु में। इसका जो क्षेत्रफल है 184 एकड़ और लगभग 1524 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। अगले 2 वर्षों में इसको पूरा होने की उम्मीद है। अक्टूबर 2021 में शुरू की गई PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान NMP के तहत सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित कर रहा है, जिनमें से 15 MMLP की स्थापना हेतु अगले 3 वर्षों में प्राथमिकता दी जा रही है। MMLP के बारे में, हब एंड स्पोक मॉडल के तहत विकसित MMLP से लोगों को हवाई, सड़क, रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन के कई तरीकों को एकीकृत करना। MMLP परियोजना विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए अत्याधुनिक बड़े पैमाने पर भंडारण सुविधाओं को विकसित करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें गोदाम, रेलवे साइडिंग, कोल्ड स्टोरेज, कस्टम क्लियरेंस, पार्क सुविधाएं, वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, ट्रक पार्किंग, प्रशासनिक भवन सहित आदि सुविधाएं होंगी। 47 देखिए, नवंबर 2022 में किस मंत्रालय ने देश का पहला हरित पतन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी NCOEGPS नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का शुभारंभ किया? तो ये किया पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। हरित पतन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र 18 नवंबर 2022 केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, एक चतुष्कोणीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन और प्रदर्शनी इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन है, जिसकी मेजबानी इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियरिंग भारत द्वारा की जाती है। ठीक है, ये इतना कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये देख लीजिए कि सागरमाला कार्यक्रम के ढांचे के तहत कार्यक्रम काम करेगा। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, बंदरगाहों द्वारा वर्ष 2030 तक प्रति टन कार्गो का उत्सर्जन को 30% तक हमें कम करने का लक्ष्य है हमारा। 48वां देखिए, नवंबर 2022 में 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया कोची, केरल में। ठीक है, 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन 2022 आयोजन स्थल कहाँ था? अमृता अस्पताल, कोची, 10 से 12 नवंबर 2022 को। ये इसका 18वां था। किसने आयोजन किया? टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड केरल के सहयोग से। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम थ्रू सस्टेनेबल टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ।
स्वास्थ्य नियामकों, स्वास्थ्य वित्तपोषण प्राधिकरणों, सेवा प्रदाताओं और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल करते हुए प्लेटफॉर्म बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, नवंबर 2022 में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटर वेज समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में किया गया पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटर वेज समिट 2022। आयोजन स्थल कहाँ पे था? आयोजन स्थल था दीनदयाल हस्तुल संकुल, वाराणसी उत्तर प्रदेश। कब से कब? 11 से 12 नवंबर। किसके द्वारा? भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। उद्देश्य क्या था? जलमार्ग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के साथ पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इस सम्मेलन के द्वारा केंद्र व राज्य सरकारों, उद्योग व थिंक टैंक के प्रमुख हितधारकों को राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर विचार साझा करने तथा उस पर चर्चा परिचर्चा करने हेतु एक नेटवर्क मंच प्रदान किया गया। 50 अक्टूबर 2022 में स्वच्छ भारत 2022 के अंतर्गत पूरे भारत के लिए मेगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये किया गया दोस्तों चांदनी चौक, नई दिल्ली से। ठीक है, तो स्वच्छ भारत 2022 के अंतर्गत पूरे भारत के लिए मेगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ 19 अक्टूबर 2022 को चांदनी चौक, नई दिल्ली से अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। कौन है? केंद्रीय युवा व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 1 महीने का राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 1 महीने की अवधि में 1 करोड़ किलो कचरा एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। अक्टूबर 2022 में एशिया की सबसे बड़ी संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये किया गया दोस्तों संगरूर, पंजाब में। ठीक है, संगरूर, पंजाब में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र। ठीक है, 18 अक्टूबर 2022 को संगरूर, पंजाब में किसने किया? हरदीप सिंह पुरी ने। केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व आवास व शहरी कार्य मंत्री हैं। इसकी उत्पादन क्षमता रहेगी 6 टन प्रति दिन और अधिकतम 33 टन प्रति दिन। इस संयंत्र की स्थापना जर्मनी की अग्रणी बायो एनर्जी कंपनी वार्बियो एजी, ये याद रखिए, कि 220 करोड़ के एफडीआई निवेश से किया गया है। यह संयंत्र 20 एकड़ में फैल रहा है और प्रतिदिन 600 से 650 टन फॉर्मेटेड जैविक खाद का उत्पादन होगा इससे। संगरूर सीबीजी संयंत्र जो है 40,000 एकड़ क्षेत्र में पराली जलाने में कमी लाएगा। इससे वार्षिक रूप से 1,50,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आएगी। क्वेश्चन 52, अक्टूबर 2022 में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में विराजित विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ किया गया? ये किया गया दोस्तों राजस्थान, बताया था मैंने। ठीक है, राजस्थान में किया गया। कहाँ पर? नाथद्वारा, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। 29 अक्टूबर 2020 को मुरारी बापूजी द्वारा, उस समय कौन भी मौजूद थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी। 369 ऊंची है और तत्पदम संस्थान द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। 51 बीघा में है ये, पहाड़ी के शीर्ष पर। इसको बोला गया स्टैचू ऑफ बिलीव, यानी विश्वास स्वरूपम। लोहा, स्टील व कंक्रीट से बनी है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्टूबर 2022 में किस बाघा अभयारण्य को देश का 53वां बाघा अभयारण्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया रानी बाघा अभयारण्य, यूपी को। ठीक है, तो देश का 53वां बाघा अभयारण्य है ये और 29 अक्टूबर 2022 को डिक्लेयर किया गया। 529 वर्ग किलोमीटर में फैला, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। अब कुल कितने अभयारण्य हो गए? 53, जो कि 18 राज्यों में विस्तृत है। भारत में ये 4th था। पहला था दुधवा, दूसरा अमनगढ़ बफर क्षेत्र, तीसरा पीलीभीत और चौथा रानीपुर। देश में अभी देखिए दोस्तों, मोदी जी जो है, मोदी जी ने बाघों की जो जनसंख्या है उसका डाटा, जो उसका अनावरण किया, वो किया बांदीपुर। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, तो भारत में अब 2023 में किया गया है इसका, लेकिन ये रिपोर्ट कौन सी है? 2022 की है। अब कुल कितने बाघ हो गए हैं भारत में?
3167 इंपोर्टेंट है, याद रखिए। सबसे ज़्यादा है एमपी में, और सबसे ज़्यादा बाघा अभयारण्य वाला राज्य जो है एमपी और महाराष्ट्र है, यहाँ पे 6 है। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पड़ता है। हम बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। अमनगढ़ बफर क्षेत्र जो है वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर जोन है। भारत ने यानी मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी यहाँ पर क्या है, नींव रखी है। मतलब एक भारत अलायंस बना रहा है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। और इसमें भारत लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्चेगा। 54वां देखिए, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक वन नेशन वन फर्टिलाइजर का शुभारंभ किसने किया? ये किया नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 अक्टूबर 2022 को किया। ये देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये है इम्पोर्टेंट। इस परियोजना के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया। इसके अंतर्गत उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड और लोगो का उपयोग किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी शुभारंभ किया, ठीक है। यह किसान उर्वरक और बीज खरीद सकते हैं यहाँ से, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र से, तथा मिट्टी का परीक्षण भी करा सकते हैं। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उर्वरक पर एक ई पत्रिका इंडियन एज का भी विमोचन किया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक राष्ट्र एक उर्वरक क्या है? सरकार द्वारा उर्वरक सब्सिडी योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना कर दिया गया। इस परियोजना के अंतर्गत उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड नाम यानी भारत के नाम से विक्रय किए जाएंगे। यूरिया पूरे देश में भारत यूरिया तथा डीएपी भारत डीएपी ब्रांड नाम से उपलब्ध रहेगा। उर्वरक बनाने वाली कंपनियों को अपने उर्वरक बैग के केवल 1/3 भाग पर अपना लोगो व अन्य प्रासंगिक उत्पादों की जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति होगी, ठीक है। शेष 2/3 भाग पर भारत ब्रांड नाम तथा पीएम भारत जन उर्वरक परियोजना के लोगों को दिखाना होगा। 55 देखिए, अक्टूबर 2022 में देश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ कहाँ शुरू किया गया? ये किया गया दोस्तों भोपाल में, ठीक है। भोपाल में देश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? भोपाल में 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया, मध्य प्रदेश भोपाल में। ये किसके अंतर्गत है? प्रोजेक्ट मंदार। इस पहल का शुभारंभ नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किया गया। जल्दी मेडिकल व तकनीकी विषय की पढ़ाई का शुभारंभ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं मातृभाषा में प्रारंभ किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अक्टूबर 2022 में स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी या मर्यादा मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया उत्तर प्रदेश में। योगी जी द्वारा इसका किया गया अनावरण, स्टैचू ऑफ डिग्निटी यानी मर्यादा मूर्ति 12 अक्टूबर 2022 को अम्मा जी मंदिर परिसर अयोध्या उत्तर प्रदेश में। किसने किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने। रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के अवसर पर 5 फीट की ये ऊंची मकराना के संगमरमर से बनी है। ये 57 देखिए, अक्टूबर 2022 में प्रारंभ की गई युवा 2.0 योजना के तहत कुल कितने युवा लेखकों का चयन किया गया? ये किया गया 75 का। युवा उभरते और बहुमुखी प्रतिभा वाले लेखक 2.0। युवा की क्या है? यंग अपकमिंग एंड द वर्सेटाइल ऑथर 2.0 क्या है? यह युवा व नवोदित 30 से कम आयु के जो लेखकों की भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में भागीदारी व एवं मार्गदर्शन के लिए 29 मई 2021 को प्रारंभ की गई पीएम युवा योजना का अगला संस्करण है। 2 अक्टूबर 2022 को ये शुभारंभ तिथि थी। उच्च शिक्षा आयोग शिक्षा मंत्रालय के अधीन किया गया नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा। कितने लेखक लिए गए? 75। इसका आयोजन कैसे किया गया? अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से। इसकी थीम इंपोर्टेंट है, डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशन, इवेंट्स, पीपल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। चयनित युवा लेखकों को प्रख्यात लेखकों व सलाहकारों द्वारा प्रशिक्षित
प्रशिक्षित किया जाएगा। मेंटरशिप के तहत तैयार की गई पुस्तकों को नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किया जाएगा तथा इनका अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा मिल सके। यह योजना लेखकों की एक ऐसी धारा विकसित करने में मदद करेगी जो अतीत, वर्तमान, भविष्य को शामिल करते हुए भारत के लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर लेखन कर सके। हमारा देश पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में विश्व में तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, अक्टूबर 2022 में भारत में कहाँ 5G मोबाइल सेवा का शुभारंभ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत में 5G मोबाइल सेवा का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2022 को किया गया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के अवसर पर नई दिल्ली प्रगति मैदान में किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब विकास देख लीजिए, भारत में 1G आया 79 में, 2G आया 91 में, 3G आया 98 में, 4G आया 2008 में और अब 5G का शुभारंभ कर दिया गया है 2022 में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 की थीम क्या थी? न्यू डिजिटल यूनिवर्स। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, इस अवसर पर भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने अपनी 5G क्षमताओं का भी प्रदर्शन किया। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने इसी दिन देश के 8 शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर व वाराणसी में इस सेवा के उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 59, अक्टूबर 2022 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत किस शहर को लगातार छठे वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया? तो इंदौर। ठीक है, इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 पुरस्कार के तहत इंदौर लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर और भारत का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर भी घोषित किया गया। घोषणा कब की गई? 1 अक्टूबर 2022 को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वितरण किया पुरस्कारों का। आवास व शहरी मंत्रालय से संबंधित है और कार्यक्रम कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। अब इसमें देख लीजिए पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन रहे। 1 लाख से अधिक आबादी वाली जो श्रेणी वाले थे उसमें इंदौर लगातार छठे वर्ष, सूरत लगातार दूसरे वर्ष, नवी मुंबई तीसरे नंबर पर। 1 लाख से कम में पंचगनी महाराष्ट्र, पाटन और कराड़ महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर 1 लाख से अधिक आबादी वाले में हरिद्वार, वाराणसी, ऋषिकेश, प्रयागराज। 1 लाख से कम वाले में बिजनौर, कन्नौज, गढ़मुक्तेश्वर, सुल्तानगंज। भारत का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर है इंदौर। 5 स्टार कचरा मुक्त शहर ये सभी हैं। सफाई मित्र सुरक्षा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शहर है तिरुपति और फास्ट मूवर सिटी है शिवमोगा, कर्नाटका। सर्वाधिक स्वच्छ राज्य है 100 से अधिक शहरी निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। सर्वाधिक स्वच्छ राज्य 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में त्रिपुरा, झारखंड और उत्तराखंड। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, अक्टूबर 2022 में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL कि किस प्लांट ने यूरिया उत्पादन प्रारंभ किया? जो पहले बंद पड़ा हुआ था, यह है बरौनी में, बिहार के बरौनी में। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के बरौनी प्लांट से यूरिया उत्पादन प्रारंभ कब? 19 अक्टूबर 2022 को। ये किस पर आधारित है? गैस पर आधारित है। कहाँ है? बेगूसराय जिला बिहार में है। सरकार की फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड FCIL और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड HFCL की बंद पड़ी यूरिया इकाइयों को पुनर्जीवित करने की पहल है। अनुमानित लागत है 8,387 करोड़। यूरो उत्पादन क्षमता हो जाएगी 12.7 LMTPA। अब ये देख लीजिए HURL के बारे में, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड। इसकी स्थापना 15 जून 2016 को संयुक्त उद्यमी कंपनी है और इसमें कौन कौन है? कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, NTPC लिमिटेड और इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन तीनों की इक्विटी कितनी है? 89%। अन्य भागीदार हैं फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCIL और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन दोनों की इक्विटी कितनी? 11%। तो इन टोटल 89 + 11 ये लगा करके इसको चालू दोबारा किया गया है। उद्देश्य क्या है? FCIL की गोरखपुर, सिंदरी तथा HFCL की बरौनी इकाइयों का पुनरुद्धार करना पर्यावरण अनुकूल व गैस आधारित उर्वरक परिसर के रूप में। इन तीनों में से प्रत्येक इकाई में 3850 LMTP यूरिया और 2200 MTPD अमोनिया का निर्माण और विपणन करना है।
तो ये था आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर इस करंट अफेयर की सीरीज से आपको हेल्प मिल रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके दोस्तों, जय हिंद।